हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट और प्रीवियस लेक्चर में हमने जी की वैल्यू फाइंड करी थी। किसकी? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी अबोव द अर्थ एंड बिलो द अर्थ। ये रहा, देखो ये रही इक्वेशन बिलो द अर्थ की, और अबोव द अर्थ की इक्वेशन इस तरफ नीचे दिख रही है कि नहीं पता नहीं, 8.15 मेरे कैमरा के एग्जैक्ट नीचे, और इस तरफ राइट साइड पे 8.19 अबोव द अर्थ की इक्वेशन। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नाउ ये जो टॉपिक है वो हमारे लिए इस वाले चैप्टर का इजीएस्ट टॉपिक है। क्यों इजीएस्ट टॉपिक कह सकते हैं हम लोग? बिकॉज वी ऑल नो द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी। बस हमें इस इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। बस वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। ओके, बेसिक इक्वेशन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज गिवन बाय F इज इक्वल टू mg। वी ऑल नो दिस, F इज इक्वल टू mg। नाउ अब देखना ध्यान से, अगर मुझे कोई एक h1 हाइट से इफ देखो, पहले तो ये पता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी जो भी है, अटेंशन देना, पोटेंशियल एनर्जी जो भी है वो अकॉर्डिंग टू पोजीशन होती है। अकॉर्डिंग टू पोजीशन होती है, पोजीशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती रहती है। वो हमने बहुत सारे चैप्टर में देखा है। स्प्रिंग वाले चैप्टर में देखा, अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूँ, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूँ, अगर पहले रिलैक्स है, देखो इस तरीके से स्प्रिंग अपनी रिलैक्स साइज में, तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं। अगर मैं उसे कंप्रेस कर दूँ, अगर मैं उसे कंप्रेस कर दूँ तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सेम वे में अगर मैं उसे स्ट्रेच कर दूँ तब भी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, हमको पता है। तो नॉर्मल कंडीशन में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, जैसे ही उसकी पोजीशन चेंज हो गई उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कोरस्पॉन्डिंग टू द पोजीशन। नाउ हमें पता है, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को h1 हाइट से अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में h2 हाइट तक ले जाऊं, अगर मैं उसे यहाँ तक h2 हाइट तक ले जाऊं, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या? यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो भी मैं वर्क डन करूँगा वही यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। देखो, यहाँ से इसे कंप्रेस करके जो भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उस वजह से जो भी मेरा वर्क डन हो रहा है यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट के लिए, वही इस सॉरी मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ F, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है D जितना, जिस वजह से स्प्रिंग में वर्कडन की वजह से वही वर्कडन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। क्लियर हो रहा है? सेम वे में जितनी पहले ये स्प्रिंग थी, अगर मैं इस तरफ फोर्स F अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट D दे रहा हूँ, तो मैं जितना भी वर्क डन कर रहा हूँ वही इसके अंदर स्ट्रेचिंग पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये जो था वो मैकेनिक्स था, टोटल मैकेनिक्स। यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड में अप्लाई हो रहा है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे भी उसके स्ट्रिंग के पास खुद का तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा ही ना, उसके अगेंस्ट में मैं अपना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसे इस पोजीशन से यहाँ तक के लिए कुछ ना कुछ डी डिस्टेंस के लिए वर्क डन कर रहा हूँ, डी डिस्टेंस के लिए वर्क डन कर रहा हूँ, तो वो वर्क डन मेरा स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो अगर मुझे एकदम सिंपल डेफिनेशन देनी है पोटेंशियल एनर्जी की, तो मैं क्या कह सकता हूँ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, देखो ये ग्राउंड सरफेस से तो कुछ ना कुछ हाइट पे है ही, तो यहाँ पे उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन क्या कह सकता हूँ? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यहाँ तक की एनर्जी में से ये टोटल एनर्जी को मैं माइनस कर दूँ, मुझे मिल जाएगी इतनी एनर्जी, और वो एनर्जी मेरा वर्क डन ही है, डब्ल्यू ही है। समझो, यहाँ से ग्राउंड से लेके इस साइड तक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल, और इस ग्राउंड से लेके यहाँ तक की हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी है 4 जूल। तो मैंने कितना वर्क डन किया? 4 जूल वाले पोजीशन से h1 हाइट से इस ऑब्जेक्ट को मैं 10 जूल तक ले गया, तो मैंने 6 जूल जितना वर्क डन किया, 6 जूल जितना वर्क डन किया, तो वही मेरा वर्क डन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, जिस वजह से उसके पास टोटल एनर्जी 10 जूल हो गई। क्लियर हो रहा है? तो अब मैं डेफिनेशन बताने वाला हूँ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is work done on ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही उसका वर्क डन है।
या फिर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ही उसका वर्क डन है, सिंपली यही कह सकते हो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि पोजीशन चेंज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, इस वजह से। आपको अगर बुक में डेफिनेशन देखनी है तो कहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखो बुक में डेफिनेशन देखनी है तो ये रही डेफिनेशन, यहाँ से इस वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखो, इस वाले ब्रैकेट को ध्यान से देखो तो डेफिनेशन मिलेगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय द फोर्स। बाय द फोर्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप समझ जाओ, आप डेफिनेशन अच्छे से लिख लेना। ओके चलो, नाउ अगर मुझे वर्क डन की डेफिनेशन मिल गई तो मैं इस पोजीशन के लिए वर्क डन जो फाइंड करूँगा वही मुझे पोटेंशियल एनर्जी देगा। तो मैं इस वाली पोजीशन के लिए अगर मैं वर्क डन लिखूँ तो वर्क डन इज इक्वल टू सिंपल फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली में फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ डॉट डी, पता है ना, बट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए कोई दिक्कत, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो एफ डी है। ओके, अब फोर्स की बात करो तो सिंपल फोर्स कितना है, एम जी। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो H2 हाइट में से H1 हाइट निकाल दूं, अगर मैं H2 हाइट में से H1 हाइट निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देन माई डी इज इक्वल टू H2 माइनस H1। क्लियर, वर्क डन। अगर मैं इसे अभी और सेपरेट करूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू mgh2 माइनस mgh1। नाउ अब देखना, अकॉर्डिंग टू आवर पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेशन, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी की जनरल डेफिनेशन लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी को डब्ल्यू एच से डिनोट करूं, आपकी बुक में डब्ल्यू एच लिखा हुआ है, वरना मैं पोटेंशियल एनर्जी को वी ही लिखता, क्योंकि हमने वी से ही पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी। आपकी बुक में डब्ल्यू एच करके लिखा हुआ है, देखो कहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ओके देखते जाओ, यहाँ पे मेरे कैमरा के एग्जैक्टली नीचे देखो डब्ल्यू एच करके लिखा हुआ है। तो जनरल इक्वेशन एच हाइट के लिए, डब्ल्यू एच यानी क्या, एच हाइट के लिए जनरल इक्वेशन लिखूँ पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो होगा एम जी एच प्लस डब्ल्यू ज़ीरो। एक्चुअल में अभी तक हमने एम जी एच ही देखा हुआ है, तो ये डब्ल्यू ज़ीरो क्या है, डब्ल्यू ज़ीरो ग्राउंड से लेके यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी डब्ल्यू ज़ीरो। अब यहाँ से यहाँ तक एच जितनी हाइट अगर मैंने कवर करी तो वो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक की पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्राउंड से लेके इस हाइट तक की पोटेंशियल एनर्जी। अरे नहीं दिखा, देखो इस पोजीशन से इस पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी को एम जी एच से डिनोट कर रहा हूँ, और ग्राउंड से लेके यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी डब्ल्यू ज़ीरो से डिनोट करके रखी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी अप टू एच हाइट इज इक्वल टू एम जी एच प्लस डब्ल्यू ज़ीरो। तो डब्ल्यू ज़ीरो क्या है, सरफेस से लेके जिस हाइट से मैं अपनी वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ वहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी, वो भी होगी ना कुछ ना कुछ। तो अगर मैंने इस पेन को ग्राउंड से इतनी हाइट तक पकड़ के रखा है, अब मैं मेज़र कर रहा हूँ इस हाइट से ऊपर की ओर, तो इस हाइट तक तो ग्राउंड से लेके इस हाइट तक तो कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना, वो है मेरी डब्ल्यू ज़ीरो। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको, डब्ल्यू ज़ीरो कॉन्स्टेंट ही होगा, क्योंकि वो ग्राउंड से लेके वो हाइट, तो हमें तो उसके आगे वाली चीज़ मेज़र करनी। अब इस फॉर्मूला को, पोटेंशियल एनर्जी की इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, और यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके अकॉर्डिंग दोनों फॉर्मूला को ध्यान से देखो, तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, इन दोनों को ध्यान से देखना। तो माई वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू फॉर H2 माइनस डब्ल्यू फॉर H1। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों कंपोनेंट में डब्ल्यू ज़ीरो ऐड कर दो, दोनों में ऐड करूँगा तो कोई प्रॉब्लम होने वाली, दोनों जगहों पे डब्ल्यू ज़ीरो ऐड कर दो। समझो कि दोनों में 5 ऐड कर रहा हूँ, तो फिर से 5 माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर हो रहा है ना, इसको ब्रैकेट में रखूँ तो समझ में आ जाएगा, इसको भी ब्रैकेट में रखता हूँ। अब माइनस अंदर अप्लाई करूँगा तो एम जी एच वन माइनस जो पहले था वही रहने वाला, ये भी माइनस हो गया, कैंसिल फिर से, तो जो इक्वेशन है वही होने वाली। समझो कि ये है 10 और ये है 4, आंसर क्या आ रहा था, 10 माइनस 4 6। अब दोनों में मैंने 5 ऐड कर दिए, तो 10 प्लस 5 15, 4 प्लस 5 9, तो 15 में से 9 माइनस करूँगा तो फिर से नहीं, सॉरी 15 में से, हाँ 15 में से 9 माइनस करूँगा तो फिर से 6 ही आंसर आने वाला है। ओके, बट अब एम जी एच टू प्लस डब्ल्यू ज़ीरो को मैं डब्ल्यू एच टू कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की जनरल इक्वेशन है एम जी एच प्लस डब्ल्यू ज़ीरो, एंड इसको मैं डब्ल्यू एच वन कह सकता हूँ। तो देखो हमने जो डेफिनेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन मिल गई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल, देखो सॉरी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। देखो चेंज इन डेफिनेशन को देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज अ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट बाय फोर्स ऑन द बॉडी और ऑन द ऑब्जेक्ट बाय फोर्स। अभी यहाँ पे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्लियर हो रहा है ना आपको, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन ही है हमारा।
ओके, अगर कहीं पे भी आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो वर्क डन ही फाइंड कर लो, या फिर पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन याद रखो mgh वाली। नाउ अब देखना, अब जब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ रहे तो अब हमें पता है कि सरफेस से हाइट जैसे जैसे चेंज होगी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी भी चेंज होता रहेगा। यहाँ पे तो देखो हमने जनरल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जनरल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी ही रखा है, बट अब हमें पता है कि हाइट के अकॉर्डिंग हमारी ग्रेविटी के लिए हाइट के अकॉर्डिंग हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती रहती है, यानी कि फोर्स चेंज होता रहता है हाइट के अकॉर्डिंग। जी चेंज हो रहा है मीन्स कि फोर्स चेंज हो रहा है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन है, चलो ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स की जो इक्वेशन है वो है मेरे पास, आपको दिख रहा है ना, मुझे दिखना, आपको दिखना चाहिए, F इज इक्वल टू जी एम ई मास ऑफ अर्थ इनटू, समझो कि ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का मास है m, पार्टिकल का मास तो m, और उसकी हाइट है h प्लस आर ई स्क्वायर। तो h प्लस आर ई क्या है, चलो इसे समझते हैं, इसे फोकस होने दो। ओके चलो अब देखना h प्लस आर ई क्या है, तो हमें पता है अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे h जितनी हाइट पे, यहाँ से सरफेस से h जितनी हाइट पे, तो हमें टोटल फोर्स के टाइम पे सेंटर से फोर्स अप्लाई हो रहा होता है हर बार, जो भी ऑब्जेक्ट के उसके ऊपर सेंटर से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो रेडियस आर ई प्लस h जितनी हाइट होगी, तो मेरी फोर्स की वैल्यू ये हो गई। नाउ फोर्स की वैल्यू ये है, तो मैं इसे अभी के लिए अगर जनरल इक्वेशन रहने दूँ, जनरल इक्वेशन ये प्रॉपर इक्वेशन है, तो फिर मैं ये लिख सकता हूँ एम ई एम प्लस डिस्टेंस कुछ ना कुछ स्मॉल आर क्या है, तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन माई रेडियस, बस इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आर स्क्वायर सॉरी, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन माई रेडियस, यानी कि जो भी मेरी सरफेस से हाइट चेंज हो रही है उसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की जनरल इक्वेशन यही है। वैसे तो एम ई भी नहीं लिखना चाहिए, बट अर्थ है इसीलिए एम ई रहने दिया, क्योंकि अर्थ की तो मास की वैल्यू फिक्स होने वाली है। ओके, हमने सबसे पहले ग्रेविटी की फोर्स की इक्वेशन क्या पढ़ी थी, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, वो लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। नाउ मुझे फोर्स की इक्वेशन पता है, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करना है, एच हाइट के लिए कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट करना है, तो इफ़ आई रोट द इक्वेशन ऑफ डब्ल्यू देन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, अब देखना हाइट मेरी वेरी कर रही है, यहाँ पे क्या था, मेरी फिक्स हाइट थी h2 और h1 के बीच में, तो मैंने डायरेक्ट टोटल w की इक्वेशन लिख दी w इज इक्वल टू एफ डी, या फिर w इज इक्वल टू एम जी एच टू माइनस एच वन, क्योंकि मेरी हाइट में कोई वेरिएशन नहीं आने वाला। अब जब सॉरी, हाइट में तो वेरिएशन हो सकता है, साथ में हाइट के अकॉर्डिंग फोर्स में भी वेरिएशन होने वाला है। अब क्यों, क्योंकि देखो फोर्स की इक्वेशन में भी हाइट है, फोर्स की इक्वेशन में भी हाइट है, देखो तो हाइट चेंज होगी, कैमरा में ध्यान दो, हाइट चेंज होगी तो फोर्स भी चेंज होगा, अगर फोर्स चेंज हो रहा है हाइट के साथ, यानी कि अब ये जो मेरा डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स है दोनों वेरिएबल है, तो मुझे टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन करके फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन पहले लिखूंगा डी डब्ल्यू की, क्लियर हो रहा है, डी डब्ल्यू की इक्वेशन, डी डब्ल्यू यानी क्या, किसी एक पॉइंट के लिए, छोटे से पॉइंट के लिए वर्क डन, फिर उसे टोटल हाइट जितना भी मुझे ट्रैवल करना हो उसके लिए मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, देन माई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही लिखने वाला हूँ, फोर्स की इक्वेशन है जी एम ई एम अपन आर स्क्वायर। तो अब आपको पता चलना चाहिए कि राइट हैंड साइड पे वेरिएबल कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, क्यों, क्योंकि वो चेंज होगी, हाइट चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग फोर्स चेंज होगा, और फोर्स में मेनली क्या चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होगा। तो अब अगर मैं डी डब्ल्यू लिख रहा हूँ तो मेरा डिस्टेंस भी डी आर होगा, देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हो रहा है। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा दोनों तरफ तो मुझे टोटल वर्क डन मिलेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँगा तो इक्वेशन मिलेगी मुझे टोटल के लिए। तो ये जो मैंने डी डब्ल्यू करके इक्वेशन लिखी वो इक्वेशन है किसी भी आर हाइट के लिए छोटी सी वर्क डन की इक्वेशन, थोड़ी सी हाइट के लिए। फिर मैं क्या करूँगा, उससे मेरी रेंज मान के चलो मुझे R1 से लेके R2 हाइट तक जाना है, R1 से लेके R2 यानी क्या, इस पॉइंट से मुझे इस पॉइंट तक जाना है। अब ग्राउंड से लेके ये वाली हाइट है मेरी H1, ग्राउंड से लेके ये वाली हाइट है मेरी H2, तो H1 हाइट एक्चुअली है क्या, आर ई प्लस H1, एंड H2 हाइट क्या है, आर ई प्लस H2। तो देखो अगर मैं यहाँ से H1 तक की हाइट को, टोटल हाइट को R1 से डिनोट करूँ, और सेंटर से H2 तक की हाइट को मैं R2 से डिनोट करूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ मैं एक्चुअल में फोर्स के लिए जो R के अकॉर्डिंग इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं R1 हाइट से R2 हाइट तक जाने वाला हूँ, क्योंकि फोर्स तो दोनों जगहों पे वेरी करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यू वेरी करेगा।
इसलिए इसे वेरिएबल फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर? तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल डब्ल्यू मिलने वाला है, इज इक्वल टू, अब इस तरफ इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट जो भी है उसे मैं बाहर निकाल दूँ, जी कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, मास ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट, तो आर वेरी करने वाला है। तो 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा मुझे बताओ। अगर नहीं पता है 1/r का इंटीग्रेशन तो सिंपल वे में करो, आर स्क्वायर को ऊपर ले लो। अगर आर स्क्वायर को ऊपर ले लूँगा तो क्या होगा, r⁻²। अब इंटीग्रेशन के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी उसका पावर है उसमें एक ऐड करो और सेम पावर नीचे लिखो। अगर नहीं आ रहा है तो बेसिक फॉलो करो। आर स्क्वायर को मैंने ऊपर ले लिया इसलिए -r2 हो गया, r⁻² हो गया। अब -2 + 1 अपन -2 + 1, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है जो भी हाइट है उससे पहले आगे मल्टीप्लाई करो फिर उसमें से एक नंबर कम करो। सेम वे में इंटीग्रेशन में होता है, पहले उसमें एक ऐड करो फिर जो भी नंबर है उसे डिवीजन में लिखो। क्लियर हो रहा है ना? रेंज कितनी है, r1 से लेके r2 तक की रेंज। अब क्या करना है मुझे, r की जगह पे एक बार पहले r2 रखना है फिर r1 लिखना है, दोनों लिमिट के बीच में माइनस लिखना है, वो सारी चीज़ें मुझे पता है। उससे पहले -2 + 1 -1, तो माइनस जो भी साइन है वो मैं आगे लिखने वाला हूँ, देखते रहना, अच्छे से देखते रहना। नाउ W इज इक्वल टू माइनस, अब देखो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, ये वाला माइनस, GME जैसे का वैसा ब्रैकेट में। अब यहाँ पे भी ऊपर देखो तो ऊपर क्या होने वाला है, -2 + 1 यानी कि r⁻1 रहने वाला है। r⁻1 को मैं 1/r1 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ही लिख देता हूँ, चलो 1/r भी लिख सकता हूँ। r⁻1 यानी कि 1/r, लिमिट क्या है r1 से लेके r2 तक। क्लियर? तो इस ब्रैकेट को अभी अभी मैंने लिमिट इनपुट नहीं करी है, सिर्फ r⁻1 था वो, उससे मैंने 1/r के फॉर्म में लिख दिया। नाउ अब मैं लिमिट इनपुट करूँगा, देन माई टोटल W इज इक्वल टू -GME पहले r2 रखूँ तो 1/r2 माइनस सेकेंड लिमिट r1 लिखूँ तो 1/r1। तो ये मेरा टोटल वर्क डन की फॉर्मूला है। किसके लिए? ये मेरे टोटल वर्क डन की फॉर्मूला है। किसके लिए? मैं r1 जितनी हाइट से, r1 हाइट क्या है एक्चुअली में, re+h1 को मिला दो तो टोटल r1 हाइट मिलेगी। और r2 हाइट क्या है, re+h2, यहाँ से यहाँ तक re, फिर यहाँ से यहाँ तक h2। तो मैं ये मेरी जो फॉर्मूला है वो r1 हाइट से r2 हाइट तक जो भी मेरा वर्क डन होगा अकॉर्डिंग टू चेंज या फिर वेरिएबल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जो भी मेरा वर्क डन होगा उसकी फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है वही तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी है ना। अगर एक बार मैं r1 के रूप में फॉर्म में लिखूँ तो मिल जाएगा ये पार्ट, r2 के फॉर्म में लिखूँ तो मिल जाएगा मुझे सेकंड पार्ट। अब मेरी एक गलती क्या हो गई पता है, यहाँ पे जब मैंने इंटीग्रेशन निकाला ना तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट यहाँ पे W1 आएगा। हमें पता है ना इंटीग्रेशन के लॉ के अकॉर्डिंग जो भी मैं इंटीग्रेशन करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है, W1। वही मैं यहाँ पे भी W1 रख रहा हूँ, वही मैं यहाँ पे भी W1 रख रहा हूँ। चलो अब मुझे तो पता है कि हर बार इंटीग्रेशन, देखो W1 क्या है पता है, यहाँ पे जनरल इक्वेशन दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ x या फिर x², इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। तो ध्यान से देखना, इसका आंसर जो भी होगा ना वो होगा x⁻³ हमें पता है, जो भी हाइट में उसमें एक ऐड करो बाद में वही पावर नीचे लिखो, प्लस कुछ ना कुछ कांस्टेंट c या फिर C0 लिखना पड़ता है। तो ये C0 किस लिए लिखना पड़ता है वो मैं आपको एक दिन के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, जिसको भी पता है वो मुझे पर्सनली मैसेज करके, पर्सनली ग्रुप में नहीं, पर्सनली मैसेज करके या फिर कॉल करके बता सकता है। अगर मुझे प्रॉपर फ्री आंसर नहीं मिला तो डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी भी नहीं डरता। तो सेकंड टाइम पे मैं या फिर सेकंड लेक्चर में मैं, अगर किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया तो मैं नहीं बताऊंगा, बट अगर किसी एक स्टूडेंट ने भी बता दिया कि क्यों हो रहा है ये, कोई भी रॉन्ग भी आंसर होगा तो चलेगा, क्यों हम लोग कांस्टेंट ऐड करते, प्रॉपर लॉजिकल आंसर में बताऊंगा कि इंटीग्रेशन में क्यों ये ऐड हो रहा है। ओके, तो ये क्यों ऐड कर रहे हैं प्लस कांस्टेंट वो मैं आपको बताऊंगा, वो अभी आपके लिए होमवर्क है, आपको फाइंड करना है। मैथ्स के टीचर को पूछो, कहीं से भी पूछो आप लोग। ओके चलो, अभी के लिए ये W1 जितना पोटेंशियल इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी मुझे बाहर मिल रहा है इंटीग्रेशन के बाद, ये एक पोटेंशियल उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ W1 कांस्टेंट पोटेंशियल ऐड कर रहा हूँ। नाउ उसको W1 को मैं साथ में लिखते जा रहा हूँ। अब मैं इसकी एक जनरल इक्वेशन लिखने वाला हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने जनरल इक्वेशन लिखी थी सेम वे में यहाँ पे W की जनरल इक्वेशन लिखूँ तो W इज इक्वल टू -G वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो, मैंने बताया ना वर्क डन को ही पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हो, GME
अपन आर, मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ आर हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी की, प्लस कुछ ना कुछ W1। यहाँ पे देखो जिस तरीके से जनरल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई हमने एच हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी की, सेम वे में आर हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी की मैं जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ। अब मुझे पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी की वेरिएबल ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग एच आर जितनी हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, तो उसके अंदर होता है GMEM और 1/r होता है। अगर यहाँ पे लिमिट रख दूँ R2 और R1 तो मुझे उन दोनों के बीच में डिफरेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, फिर से यही इक्वेशन डिराइव हो जाएगी। क्लियर? तो ये एक मेरी जनरल इक्वेशन है। जैसे यहाँ पे W0 था, क्या था W0 क्या था, आपको पता नहीं चला? W0 मैंने क्या बताया था, ग्राउंड से इस हाइट के लिए या फिर ग्राउंड के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी। देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं H = 0 रख दूँ, यानी कि H = 0 हाइट के लिए मैं पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ W0 H W। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखते रहना। W H = 0 हाइट के लिए, देन ये 0 हो जाएगा H = 0 की वजह से, तो फिर आंसर रह जाएगा W0। यानी कि H = 0, यानी कि ग्राउंड के ऊपर मेरी पोटेंशियल एनर्जी होती है W0। सेंटर पॉइंट से ग्राउंड तक की हाइट के लिए या फिर रेडियस के लिए, कुछ भी बोलो, ग्राउंड पे भी मेरे पास कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसे मैं W0 से डिनोट करता हूँ। सेम वे में अगर मुझे W1 क्या है वो फाइंड करना है तो R = इन्फिनिटी रख दो, R = इन्फिनिटी। तो R = इन्फिनिटी रखूँ तो 1/∞ की वैल्यू 0। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ W R = इन्फिनिटी के लिए, इसके अंदर मैं वैल्यू रख रहा हूँ W R = इन्फिनिटी के लिए आंसर आएगा W1। यानी कि जब मेरा डिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगी वो W1 होगी। क्लियर हो रहा है? अब इसका मीनिंग ये नहीं है, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड को, इसका मीनिंग ये नहीं है कि इन्फिनिटी पे मेरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। मैंने ये क्या बताया, इन्फिनिटी जितने डिस्टेंस पे मेरी पोटेंशियल W1 होगी। यहाँ पे भी मैं पोटेंशियल एनर्जी को 0 नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि सरफेस के ऊपर H = 0, यानी क्या, सरफेस पॉइंट के ऊपर मेरी पोटेंशियल एनर्जी W0 होगी। इसे आप चाहो तो अपने तरीके से 0 ले सकते हो कैलकुलेशन के लिए। मैं मान के चलता हूँ कि सरफेस के लिए मेरी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो मेरी सारी कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगी। सेम वे में इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर, इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर मेरी पोटेंशियल एनर्जी W1 है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 0 है, समझो पहले तो। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि चलो मान के चलो मुझे इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर मेरी पोटेंशियल एनर्जी को 0 लेना है, तो क्या हो जाएगा, मेरा W1 = 0। तो फिर क्या होगा, इन्फिनिटी से मैं वर्क डन करते हुए कहीं पे भी जाऊँ तो मेरा जो टोटल वर्क डन होगा वही मेरी पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो समझो कि ये मेरा पॉइंट है इन्फिनिटी पॉइंट। अब इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर मेरे पास कुछ ना कुछ ऑलरेडी एनर्जी है। मैंने क्या बताया, W1 0 नहीं है। मैं मान सकता हूँ 0, बट अभी मैंने बता रहा हूँ कि W1 0 नहीं है। मान के चलो यहाँ पे 2 जूल जितनी एनर्जी, तो इन्फिनिटी पॉइंट पे 2 जूल जितनी है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में मैंने वर्क डन करके यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो रही है 5 जूल, यहाँ पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी हो रही है 5 जूल। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मुझे 5 जूल माइनस 2 जूल करूँगा तो मैंने वर्क डन कितना किया, 3 जूल। तो मुझे क्या करना है, जब इन्फिनिटी पे मैं मान के चलता हूँ कुछ ना कुछ एनर्जी है, तब मुझे उस एनर्जी में से मेरे पोजीशन, सेकंड पोजीशन के बीच में जो एनर्जी मिल रही है पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का डिफरेंस ही मेरा वर्क डन, या फिर मेरा वर्क डन ही वो पोटेंशियल एनर्जी है। सेम वे में मैं चाहूँ तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट को ही 0 कह दूँ, तो फिर इस पोजीशन को अगर मैंने 0 से डिनोट किया हुआ है, तो जब मैं यहाँ से यहाँ तक आऊँगा तब मेरी टोटल जो मुझे इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी ना, वो ऑलरेडी 3 जूल ही मिलेगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग 0 से करके रखा है, तो मुझे 3 जूल ही मिलेगी। तो तब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा वर्क डन जो है वही मेरी पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर हो रहा है आपको? यानी कि मैं इनिशियल पॉइंट को मैं 0 कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। तो हम लोग मान के चलते कि मेरा इन्फिनिटी वाला जो पॉइंट है वो 0 है, तो उसका मीनिंग क्या है कि जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप काउंटिंग अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो सेम वे में आगे बढ़ेगी। अगर आप काउंटिंग 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 जितना एडिशनल होके ही आपको एनर्जी मिलेगी ना। अगर आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो, वर्क डन तो 3 जूल ही हो रहा है, तो यहाँ पे 5 जूल ही मिलने वाले, फिर भी वर्क डन तो कितना है, 3 जूल। सेम वे में आप 0 से स्टार्ट करो तो यहाँ पे 3 जूल ही मिलेगा, क्योंकि जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी स्टोर होगी। क्लियर हो रहा है? सेम वे में यहाँ पे देखो, अगर मैं ग्राउंड हाइट से 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेके
यहाँ से लेके यहाँ पे जो भी हाइट के लिए पोटेंशियल होगा, यहाँ से लेके यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा, वही डिफरेंस मिलेगा। बट अगर मैं स्टार्ट ही 2 जूल से करूँगा तो मेरा 2 जूल से यहाँ पे पहले आ रहा था अगर 5 जूल, तो अब आएगा 7 जूल। यहाँ पे पहले आ रहा था 9 जूल, तो अब आएगा 11 जूल। क्लियर हो रहा है? तो हम लोग इनिशियल पोजीशन ऐड कर रहे हैं। इनिशियल पोजीशन पे कुछ ना कुछ होता ही है। इसमें जो मैंने कांस्टेंट ऐड किया हुआ ना वो इनिशियल पोजीशन है। इसमें जो हमने कांस्टेंट ऐड करके रखा है ना वो इनिशियल पोजीशन है। क्लियर हो रहा है? तो इनिशियल पोजीशन पे भी कुछ ना कुछ होता है। हाँ, हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए इनिशियल पोजीशन को 0 ले सकते हैं इजी करने के लिए। अगर समझो कि आप 100 मीटर की रेस में दौड़ रहे हो और स्टार्टिंग पॉइंट 0 से, तो आपने 100 मीटर एग्जैक्टली 0 से लेके 100 तक दौड़े। अब अगर मान के चलो, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर है, ये 0 ये 100, तो आपने रेस में कितना 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 मीटर कवर किया? 100 मीटर। बट अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट को अगर मैं 10 मीटर कह दूँ तो फिर ये एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? अगर ये 100 मीटर है तो 110। फिर भी आप कवर अप तो 100 मीटर ही करने वाले हो। वर्क डन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला। आप जो एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। बट मैं स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बता रहा हूँ वो मेरे ऊपर है कि मैं कितनी इंटेलिजेंटली या फिर कितनी शार्पली कैलकुलेशन कर सकता हूँ। अगर मुझे एकदम इजी वे में कैलकुलेशन करनी है तो मैं कोई ऐसा पॉइंट लूँगा जहाँ से मेरी कैलकुलेशन मुझे आसान रहे। इसीलिए हर बार हम लोग इनिशियल पॉइंट को 0 से ही डिनोट करते। क्लियर हो रहा है? बट जब हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे होते तब ये इनिशियल पॉइंट की भी बात करनी होती है। चलो, तो मुझे जनरल इक्वेशन जो मिल रही है वो W इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपन आर, ये 0 ले रहे हैं हम लोग। तो चलो एक बार फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल जनरल इक्वेशन लिख रहा हूँ। V इज इक्वल टू, पोटेंशियल को मैं V से ही डिनोट करूंगा, मैंने बताया था। V इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपन आर। क्लियर हो रहा है आपको? जस्ट मीठा, मुझे लग रहा है कि ये फोकस नहीं हो रहा है। अब फोकस हो जाएगा। हो जा भाई हो जा। अभी भी नहीं हो रहा है? नहीं चलो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जनरल इक्वेशन पता चल गई। मैं जितना हो सके उतना फोकस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हो रहा है। ये ना ऑटो फोकस है, ऑटो फोकस, इससे मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो फिर देखते जाओ। तो ये इक्वेशन है V इज इक्वल टू जी एम ई एम अपन आर। देखो इतनी हाइट पे फोकस हो गया। कब? जब मेरी इन्फिनिटी पे R इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे मैं मेरी जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है उसे 0 से डिनोट कर रहा हूँ। तब मैं ये कंडीशन भी बता रहा हूँ कि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? तो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मीन्स जो भी मेरा वर्क डन होगा वही मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर इतना सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें नहीं भी पता चले तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये इक्वेशन याद रखनी। ओके, चलो अब मुझे टाइम देखने दो कि कितना टाइम हो रहा है। हाफ आवर हो गया है। वैसे मुझे एस्केप स्पीड लेना था बट लेना था, चलो तो लेते ही है। बट क्यों, ये अटेंशन रखो। ओके, चलो अब सेकंड टॉपिक देखने वाले हम लोग। इससे पेज को मैं टर्न कर देता हूँ, इस पेज को देखना। सेकंड टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला टॉपिक स्पेशली। चलो, एस्केप स्पीड, क्योंकि हम लोग हमारे टाइम पे है ना, आप लोगों ने पता नहीं ये मूवी देखी नहीं है कि नहीं, एक मूवी थी जैकी चैन की, ट्रैवलिंग होल द अर्थ इन 80 डेज, इस टाइप की एक मूवी थी। तो जब भी मैं ये टॉपिक पढ़ता था ना स्कूल में, मुझे ये वाली मूवी पहले याद आ जाती थी। तो एस्केप स्पीड को अच्छे से समझना है ना। एस्केप स्पीड, देखो एस्केप स्पीड के बारे में बात करने वाला हूँ। तो एस्केप स्पीड का मतलब क्या पता है? अगर मान के चलो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ तक एटमॉस्फेयर है, तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो करता हूँ तो हमें पता है कि कुछ हाइट तक जाएगा और फिर से नीचे ही गिरने वाला है। हर बार यही होगा, हर बार यही होगा। मैं थोड़ी स्पीड से थ्रो करूँगा इनिशियली में, अगर मैं स्पीड इंक्रीज करूँगा तो थोड़ा और हाइट पे जाएगा, फिर से नीचे गिरेगा। यानी कि जैसे जैसे मैं इनिशियल स्पीड इंक्रीज करते जाऊँगा वैसे वैसे उसकी हाइट और बढ़ेगी बट नीचे ही गिरेगा। तो अगर मैं इनिशियली इतनी स्पीड इंक्रीज कर दूँ कि वो इसे पेनिट्रेट करके बाहर चले जाए, तो वो इनिशियल जो भी मेरी स्पीड थी ना, वी इनिशियल, मेरी जो भी इनिशियल स्पीड थी वही मेरी एस्केप स्पीड या फिर एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं कभी कभी उसे। ओके, क्लियर हो रहा है? एकदम एकदम बेसिक वे में मैंने बताया क्या, कि अगर मैं इनिशियल स्पीड इंक्रीज करते जाऊँ इतनी स्पीड हो जाए कि वो स्पीड की वजह से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को ब्रेक करके बाहर चला जाए, अर्थ की ग्रेविटी को ब्रेक करके बाहर चला जाए। एटमॉस्फेयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अपने को खींच के रखते हैं। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को अगर मैं ब्रेक करके बाहर चला जाऊँ
तो फिर या फिर ये भी कह सकते हो, अर्थ की एटमॉस्फेयर को मैंने क्यों दिखाया बताए, अर्थ की ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटी की वजह से ही हमारे पास एटमॉस्फेयर है। पहले तो एक चीज़ समझो, अगर हमारी अर्थ ने ग्रेविटी छोड़ दी तो एटमॉस्फेयर भी अपने आप, हमें पता है ना एटमॉस्फेयर में हर एक पार्टिकल घूमते रहता है, उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होती है। अगर मेरे पास कोई ग्रेविटी ही नहीं है तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर अपनी ओर अट्रैक्ट रहेगा ही नहीं, तो हमारा जो भी गैसेस है वो सब कुछ अपनी बाहर स्पेस में चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना वो भी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ही है। क्लियर रखो इस चीज़ को। तो इसीलिए मैं बीच बीच में एटमॉस्फेयर की बात कर रहा था। तो अर्थ ने हमें पकड़ के रखा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वैसे वैसे थोड़ा दूर जा रहे। तो अगर हम अर्थ की ग्रेविटी को ब्रेक करके बाहर चले जाए, रेजिस्टेंस होगा, एटमॉस्फेयर का भी थोड़ा बहुत रेजिस्टेंट होगा, बट उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हमें अर्थ की ग्रेविटी को ब्रेक करके बाहर जाना है। तो फिर समझो कितनी इनिशियल स्पीड हमें इंक्रीज करनी होगी, तो वही हम फाइंड करने वाले। चलो अब इसे हम फाइंड करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो एनर्जी कंजर्वेशन की डेफिनेशन सबको पता है। सिंपल वे में कहूँ तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, यही होती है ना अर्थ की, सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन की जनरल डेफिनेशन यही है कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। या फिर एनर्जी को एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर हाँ सिंपली यही डेफिनेशन, एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। नाइदर इट कैन प्रोड्यूस नाइदर इट कैन डिस्ट्रॉय, ये सारी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। सिर्फ एक फॉर्म में से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए। अगर टोटल एनर्जी इक्वल होनी चाहिए तो इसका मीनिंग क्या होगा, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। क्लियर हो रहा है? तो हम अगर यहाँ से एस्केप हो गए तो कहाँ तक जा सकते, इनफाइनाइट तक। क्यों? क्योंकि बाहर तो कोई भी ग्रेविटी है ही नहीं, स्पेस में ग्रेविटी नहीं है। स्पेस में है ग्रेविटी बट बहुत कम है। अगर मैं इनिशियली 5 मीटर जितना भी आपको पुश दे दूँ तो आप 5 मीटर से जाते चले जाओगे, जाते चले जाओगे, जब तक आपको कोई रेजिस्टेंस बीच में ब्रेक करने वाला नहीं मिले आप नहीं जा सकते हो, नहीं अटक सकते हो। समझ रहे हो? तो यानी कि अगर मैं अर्थ के ग्रेविटी में से बाहर चला गया तो मैं इनफाइनाइट तक जा सकता हूँ। तो मान के चलो कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशियल एनर्जी वी दे दी जिस वजह से आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो, तो इनफाइनाइट पे आपकी वेलोसिटी मान के चलो वी एफ फाइनल, वी एफ जितनी वेलोसिटी है वहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट पोजीशन के ऊपर। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट पोजीशन पे और इनिशियल पोजीशन पे एनर्जी फाइंड करूँगा, दोनों को कंपेयर करूँगा और उसकी हेल्प से वी आई फाइंड करूँगा। क्लियर हो रहा है? हमारा तो मेन काम है वी आई फाइंड करना। क्यों? क्योंकि वी आई है हमारी एस्केप स्पीड। ओके चलो देन इनफाइनाइट पोजीशन पे मेरे पास टोटल एनर्जी अगर ई जितनी है तो मुझे अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स हमने टोटल एनर्जी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेमेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इनफाइनाइट पॉइंट पे मेरे पास टोटल एनर्जी अगर है आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट लिखूंगा मैं, इनफाइनाइट पॉइंट पे के ऊपर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेमेटिक एनर्जी। वहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी कितनी है, वी एफ। मान के चलो मेरा या फिर किसी ऑब्जेक्ट को जिसको मैं थ्रो कर रहा हूँ उसका मास है एम, यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ तब भी उसका मास एम ही होगा। तो इनफाइनाइट पे उसकी काइनेमेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 एम वी एफ स्क्वायर। क्लियर? प्लस इनफाइनाइट पोजीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी W1। अभी हमने देखा, देखो आपको रिमेंबर है ये वाली पोजीशन कहाँ गया, ये रहा। इनफाइनाइट पे उसकी W1 हमने तब 0 लिया था बट है तो W1 ना, वहाँ हो गया 0/1। अभी बाद में 0/1 कह देंगे बट इनफाइनाइट पे उसकी एनर्जी कितनी होती है, W1। क्लियर हो रहा है? हमने यहाँ से भी फाइंड कर दिया था, जब R इज इक्वल टू इन्फिनिटी रख दोगे यहाँ पे तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0। तो इनफाइनाइट पोजीशन पे उसकी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, वो होगी W1 जितनी। क्लियर? तो इनफाइनाइट पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, W1। नाउ इनिशियल पॉइंट की बात करें, इनिशियल पॉइंट को हम लोग ई आर ही लिखते हैं। चलो ई आर इनिशियल ही है इसीलिए आर कुछ ना कुछ हाइट होगी, यहाँ से हमें पता है यहाँ से कुछ ना कुछ हाइट आर जितनी है तो ई आर ही लिखते। इज इक्वल टू इस पोजीशन पे उसके पास काइनेमेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो उसकी वेलोसिटी है वी आई, इनिशियली जो हम थ्रो कर रहे हैं तब उसकी वेलोसिटी है वी आई जितनी, तो उसके पास तब एनर्जी होगी 1/2 एम वी आई स्क्वेयर। प्लस इनिशियल पॉइंट पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आर जितनी हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी की तो इक्वेशन हमने अभी फाइंड करी थी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, देखो लिख रहा हूँ मैं हर बार काइनेमेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलो रिमेंबर करो आर जितनी हाइट के लिए पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन क्या थी, आपको रिमेंबर हो जाए तो लिखो कहीं पे साइड पे और फिर कंपेयर करो। मैं जो इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या वो सेम है, कहीं पे भी देखो मत, खुद से लिखो।
पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आर जितनी हाइट के लिए। नाउ मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ जनरल, माइनस जी, अभी याद है ना माइनस आया था इंटीग्रेशन की वजह से, एम ई एम अपन आर प्लस W1, रिमेंबर है प्लस W1 होता है इनफाइनाइट के लिए 0। हमने डेफिनेशन अच्छे से ब्रैकेट करके रखा है, देखो W इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपन आर प्लस W1। हाँ, बाद में इसे कैलकुलेशन करते वक्त एग्जाम्पल देखेंगे तब 0 ले लेंगे, अभी तो डेफिनेशन में पूरा लेना है। ओके, तो चलो हमें दोनों जगहों पे एनर्जी मिल गई, इनिशियल पॉइंट पे भी एनर्जी मिल गई एंड इनफाइनाइट पॉइंट पे या फिर फाइनल पॉइंट पे भी हमें एनर्जी मिल गई। तो दोनों जगहों पे हमारे पास एनर्जी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी कैन अप्लाई दैट इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। देन आर ई आर इज इक्वल टू, इसे इनिशियल है, इज इक्वल टू ई आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हमारी फाइनल पोजिशन है। देन तो इनिशियल पोजीशन की इक्वेशन क्या है, 1/2 m वी आई स्क्वेयर माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस जी एम ई एम अपन आर प्लस W1 इज इक्वल टू 1/2 m। देखो आप अच्छे से देख लेना है, यहाँ पे आपकी बुक में डायरेक्ट आंसर दिया हुआ, सारा सॉल्यूशन करके नहीं रखा हुआ। नाउ वी कैन कट दी W1 एंड W1, या फिर हम लोग इनफाइनाइट पे इसे भी 0 कहते, तो यहाँ पे भी इनफाइनाइट पे 0 ही है, इसलिए इन दोनों की ज़रूरत ही नहीं है, हम ये भी कह सकते। क्लियर, चलो देन अब देखो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या हो रही है, 1/2 m वी आई स्क्वेयर माइनस जी एम ई एम अपन आर इज इक्वल टू 1/2 m वी एफ स्क्वेयर। क्लियर, नाउ हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, हमें फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी एस्केप वेलोसिटी है या फिर एस्केप स्पीड है। क्लियर हो रहा है, नाउ हमें फाइंड करना है वी आई, और इन सब में से मुझे कोई भी डेटा नहीं पता है कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ। तो देखो ध्यान दो मैं कैसे ब्रेन यूज़ कर रहा हूँ। अब राइट साइड पे देखो ये आर एच एस है, राइट हैंड साइड, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। देखो अब मैथमेटिक्स थोड़ा जो हम गैस करने वाला मैथमेटिक्स करते हैं ना, वैसा ही कुछ करने वाला हूँ, अटेंशन रखना। देखो तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास एक कंपोनेंट है पूरा, ये कंपोनेंट तो माइनस हो गया, कट हो गया, यही एक कंपोनेंट है। अब इसको ध्यान से देखो तो इसकी साइन कौन सी है, पहले तो आगे कोई भी माइनस साइन नहीं है, यानी कि ये जो पूरा है वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर मिनिमम से मिनिमम 0 हो सकता है, यानी कि राइट हैंड साइड आइदर ग्रेटर देन 0 और इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटर देन 0 या फिर 0। तो अगर राइट हैंड साइड आइदर पॉजिटिव और इज इक्वल टू 0 हो सकती है, तो इन दोनों के बीच में साइन क्या है, देखो इन दोनों के बीच में साइन क्या है, इज इक्वल टू की साइन। तो इज इक्वल टू की साइन का मीनिंग क्या है, राइट हैंड साइड जैसी है वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड भी होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड भी मेरी आइदर ग्रेटर देन 0 होगी या फिर 0 होगी। क्लियर हो रहा है ना आपको, राइट हैंड साइड के आगे कोई भी साइन नोटेशन नहीं है, यानी कि वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होने ही नहीं वाला, मैं कोई भी वैल्यू रख दूँ नेगेटिव नहीं हो सकता। वैसे भी मास कभी नेगेटिव नहीं होता, वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगी भी फिर भी उसका स्क्वायर है, तो नेगेटिव होने ही नहीं वाला है। तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट इधर पॉजिटिव या फिर इज इक्वल टू 0 होगा। तो फिर राइट हैंड साइड अगर मेरी पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 है, देन मेरी लेफ्ट हैंड साइड भी वही होनी चाहिए, और मुझे चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, क्यों, क्योंकि मुझे वी आई फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, देन माई नेक्स्ट स्टेप इज 1/2 m वी आई स्क्वेयर माइनस जी एम ई एम अपन आर इज आइदर और इक्वल टू 0, आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होगा। अब क्या करें, अब अभी भी मुझे चाहिए तो वी आई। तो अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे फिजिक्स अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करा, मैथ्स अप्लाई करके ये इक्वेशन को ले आए, जिसे हमें चाहिए उसके लिए थोड़ा बहुत ले आए। अब यहाँ पे मैं फिजिक्स अप्लाई करने वाला हूँ। तो फिजिक्स अप्लाई करने वाला हूँ मीन्स क्या, ये वी आई है क्या, एक्चुअली वी आई है क्या, एक्चुअली में हमारा वी आई है हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो हमें फाइंड करनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या मुझे क्या फाइंड करना है, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, क्या मुझे फाइंड करना है वी आई इनिशियल मैक्सिमम या फिर मिनिमम। मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखो, क्या हमें वी आई मैक्स फाइंड करना है या फिर वी आई मीन फाइंड करना है। आप सोचो, हमें वी आई मैक्स फाइंड करना है या फिर मीन फाइंड करना है।
आप लोग बोलोगे कि मैं मोस्ट ऑफ द केस, मुझे अगर किसी ने पहली बार में अगर मुझे ये थियरम नहीं पता था और कोई मुझसे पूछता तो मैं भी यही बोलता कि मुझे वी आई मैक्स फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ उसे फोर्स लग रही है। अब मैं उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ की वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तब तो ये मैक्स ही होना चाहिए, तब तो ये मेरा मैक्स ही होना चाहिए। बट एक्चुअली में मैक्स रॉन्ग है, ये मीन होना चाहिए। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने बताया ना, मैं हर एक सेंटेंस के पीछे का रीज़न बताऊँगा। हमें वी आई मीन ही फाइंड करना है। मान के चलो, नंबर से देखते हैं, नंबर से पहले इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 50, फिर 1000, फिर 2000। मान के चलो कि हम लोगों को पता चल गया कि इसकी वेलोसिटी 11,000 के आसपास होती है। 11,000 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास जब इसकी वेलोसिटी होती है तब ये एस्केप कर जाता है। तो आप बोलोगे कि जीरो से मैं इंक्रीज करते गया करते गया करते गया, ये तो 11,000 हो गया, तो हमने तो वी मैक्स ही फाइंड किया। बट आप फिर भी कह रहे हो मिनिमम। मैं मिनिमम क्यों कह रहा हूँ पता है क्या, मैं इसकी वेलोसिटी 11,000 से और ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता यहाँ पे भी। यहाँ पे अगर मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो कि वो उसकी वेलोसिटी 11,000 से भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, तब तो मैं ये कहूँगा कि मुझे तो सिर्फ 11,000 ही चाहिए। अगर मैं इसकी वेलोसिटी 11,000 से भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकूं, तब तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मुझे तो मिनिमम 11,000 ही चाहिए एस्केप करने के लिए। और हमारी थियरी है सिर्फ और सिर्फ एस्केप स्पीड फाइंड करना है। यानी कि अगर मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि मैं 11,000 से भी ज़्यादा की स्पीड इंक्रीज कर सकता हूँ, तो मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ या फिर मिनिमम से मिनिमम 11,000 की स्पीड। तो तब मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी मिनिमम। मिनिमम कितनी होगी, मैक्सिमम में कितनी भी इंक्रीज कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसी मशीन है कि मैं 50,000 तक इंक्रीज कर सकूँ, तो फिर क्या मेरा जो मशीन है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से ही बाहर निकलना चाहिए? नहीं। अगर मुझे यहाँ से रॉकेट लॉन्च करना है और रॉकेट के अंदर मैं ऐसा कोई फ्यूल भरता हूँ कि वो 20,000 जितना इंक्रीज कर सके, तो क्या मैं यहाँ से 20,000 से उड़ूंगा? तब तो मैं बहुत दूर चला जाऊँगा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर पाऊंगा। मुझे जितनी मिनिमम चाहिए स्पीड, वही मुझे फाइंड करनी है। क्लियर हो रहा है? इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें फाइंड करनी है इनिशियली मिनिमम स्पीड। अब देखना, अभी जो ये मैंने 2-3 मिनट या फिर 5 मिनट वेस्ट करके ये जो एक्सप्लेन किया ना, वो आपकी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो अच्छे से समझ लेना कि हमें फाइंड करना है मिनिमम स्पीड। ओके, क्यों मिनिमम ही चाहिए? आपकी बुक में मिनिमम लिखा हुआ है कि मिनिमम फाइंड करना है, बट वाई वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम स्पीड वो नहीं लिखा हुआ है। तो अच्छे से समझ लिया आपने। नाउ अब देखना, यहाँ पे फिर से मैथमेटिक्स फिजिक्स समझ लिया कि हमें फाइंड करना है वी मिनिमम। अब मुझे बताओ वी आई मिनिमम कब होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा तब, या फिर इज इक्वल टू जीरो पे? अगर मैं मिनिमम से मिनिमम अगर यहाँ पे नंबर लिखूं, देखो ये कोई नंबर है जो पॉजिटिव होगा, जिसमें से ये कोई नंबर है जो नेगेटिव है। अगर इसके अंदर में रेडियस के अकॉर्डिंग तो कुछ चेंज नहीं कर सकता। देखो, अरे यार पावर चला गया, अब क्या करे? ओ माय गॉड, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं इसे पॉज कर। तो आज है ना वेडनेसडे, आप सबको पता है। तो वेडनेसडे हमारे एरिया में पावर कट होता है, तो मेरे दिमाग में वो था ही नहीं। चलो कोई नहीं। तो अगर मुझे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, ध्यान देना यहाँ पे, अगर इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी, अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे इस वाले पॉजिटिव कंपोनेंट को हर बार इसमें से माइनस करना, और ये कांस्टेंट है, फिर से ये वाली चीज़ कांस्टेंट है, देखो जी कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, मास ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट। अब ये वाला इनिशियल रेडियस देखो यहाँ पे, जहाँ से मैं थ्रो करने वाला हूँ वो हाइट भी मैं कोई बार बार नहीं चेंज कर रहा हूँ, एक जगह है मेरे पास, उसी पोजीशन से या फिर ग्राउंड से ही समझो ना, ग्राउंड से ही हर बार थ्रो कर रहा हूँ। तो जो हाइट से मैं थ्रो कर रहा हूँ वो हाइट मेरी इनिशियल कांस्टेंट है। क्लियर रखो, वो आर जितनी हाइट है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये कंपोनेंट तो चेंज नहीं हो रहा है। मैं ये इंक्रीज कर सकता हूँ, बट अगर मुझे इज इक्वल टू जीरो चाहिए तो मैं इसे मिनिमम करते करते ऐसा कुछ कर दूंगा कि इनिशियली काइनेमेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाए। क्लियर हो रहा है? तो मुझे जब वी मिनिमम चाहिए, जब मुझे वी मिनिमम चाहिए, तब मेरा इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ग्रेटर देन वाला कंपोनेंट नहीं चाहिए। जैसे जैसे मैं इसे इंक्रीज करते जाऊंगा, इंक्रीज करते जाऊंगा, इंक्रीज करते जाऊंगा, ये मेरा ग्रेटर देन जीरो होने वाला है। क्लियर हो रहा है? देन अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखूं, 1/2 एम वी आई मिनिमा स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपन आर, तो तब वो इज इक्वल टू जीरो ही होगा। ये इज इक्वल टू जीरो किस वजह से है? इस मिनिमा की वजह से। ओके, नाउ अभी हमें फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ वी मिनिमम। अब देखना, देन माई वी मिनिमम इज, नहीं दिख रहा है, वी आई मिनिमम इज इक्वल टू, सबसे पहले टू पर एम एम कैंसल, पहले तो ये माइनस वाला कंपोनेंट इस तरफ प्लस,
डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस वाला कंपोनेंट पहले इस तरफ प्लस, अब एम एम कैंसल, टू ऊपर, देन माई टू जी एम ई अपन आर की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ एच प्लस आर ई, क्योंकि जो भी हमारी रेडियस होगी वो मेरी, देखो यहाँ पे फिर से फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ बाजू में ही, तो देखो यहाँ से आर ई जितनी रेडियस प्लस यहाँ से एच जितनी रेडियस, जहाँ से मैं इसे थ्रो कर रहा था, तो इस हाइट को मैंने आर से डिनोट करके रखा था। तो आर हाइट क्या होगी, आर हाइट क्या होगी एक्चुअली में आर ई प्लस एच होगी। क्लियर हो रहा है? देन माई वी आई इज इक्वल टू वी आई मिनिमा, सॉरी वी आई मिनिमम इज इक्वल टू, ये मेरी इक्वेशन डिराइव हो गई परफेक्टली। क्या, पहले तो माइनस वाला कंपोनेंट उस तरफ, एम एम कैंसल, ये देखो ये वाला एम और ये वाला एम कैंसल, फिर ये टू ऊपर, तो इक्वेशन होगी होनी चाहिए टू जी एम ई अपन आर, बट आर की जगह पे मैं लिख रहा हूँ एच प्लस आर ई। क्लियर? क्योंकि मुझे सरफेस से हाइट पता होगी और रेडियस पता होगी, टोटल आर कैसे निकालोगे, सरफेस से हाइट प्लस उसके अंदर रेडियस ऐड कर दो, वही होगा। अगर मैं सरफेस से ही थ्रो कर रहा हूँ तो मान के चलो मुझे एकदम ग्राउंड सरफेस से ही मैं थ्रो कर रहा हूँ, तो तब मेरा क्या होगा, एच इज इक्वल टू जीरो। जब मैं सरफेस से थ्रो कर रहा हूँ तब क्या इक्वेशन होगी, देन माई वी आई मिनिमा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एम ई अपन सिर्फ आर ई, क्योंकि एच इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है मेरे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी में, तो सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट जी में, तो जी की इक्वेशन याद है लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी, जी एम ई अपन आर ई स्क्वेयर। तो मुझे इसके अंदर जी एम ई तो है बट एक ही आ रही है, तो मैं सॉरी अंडर रूट के अंदर ही ऊपर एक आर ई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे भी एक आर ई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आर ई स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखो फिर से कैंसिल कर दो, तो जो इक्वेशन है वही रहने वाली है। अब देखो जी एम ई आर ई इंटू आर ई स्क्वायर, तो उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट जी, देन माई वी मिनिमा इज इक्वल टू, देखते रहना हम लोग एंडिंग पे, वी मिनिमा इज इक्वल टू ब्रैकेट में टू जी एम ई अपन आर ई स्क्वायर की जगह पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्मॉल जी, एंड यहाँ पे एक और आर ई बाकी है, देन ये एक आ रही, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। ओके, अब इसके अंदर भी हमें फाइनल इक्वेशन से भी वैल्यू भी फाइंड करनी है। देखो टू कांस्टेंट है, जी की वैल्यू हमें पता होती है, आर ई की वैल्यू भी हमें पता होती है, तो अगर मैं सारी वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो न्यूमेरिकली मुझे मिल जाएगा आंसर वी मिनिमम इज इक्वल टू, जब आप ये सारी वैल्यू रखोगे ना, आप कर सकते हो, तब आपको आंसर मिलेगा वी मिनिमम इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये है हमारे अर्थ की एस्केप स्पीड। तो अर्थ की एस्केप स्पीड क्या है, 11.2। तो मिनिमम से मिनिमम किसी पार्टिकल को अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड दे दो, तो वो अर्थ की ग्रेविटी को ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब सेम वे में अगर आपको ये वी मिनिमम फाइंड करना है मून के लिए, अगर आपको ये वी मिनिमम फाइंड करना है मून के लिए, देन मून के लिए हमें पता है ग्रेविटेशनल भी कम है, उसकी रेडियस भी अर्थ से तो बहुत छोटा है मून, अर्थ से भी कितना इतना पास में देख रहे हैं फिर भी इतना छोटा दिखता है, अर्थ से बहुत ज़्यादा छोटा है मून, है याद रखना। ओके, और अर्थ की ग्रेविटी से मून के ऊपर ग्रेविटी 5 टाइम्स कम होती है या फिर 6 टाइम्स कम होती है, जनरली 5.59 या फिर 5.96 ऐसा कुछ ना कुछ है। ओके, तो अगर मून के लिए ये सारे डेटा रख दो, मून की रेडियस और जी, तो आपको जो आंसर मिलेगा ना वो सरप्राइजिंगली 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड ही होता है। और इससे ज़्यादा स्पीड से तो हमारे यहाँ विंड फ्लो करते रहती है, विंड ट्रैवल करती रहती है। यही एक कारण है कि मून के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, मार्स के ऊपर एटमॉस्फेयर है बट मून के ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि मून की ग्रेविटी भी बहुत कम है और मून की रेडियस भी बहुत कम है, उस वजह से मून की एस्केप स्पीड, मून के ग्रेविटी को ब्रेक करके बाहर निकलने के लिए स्पीड चाहिए सिर्फ और सिर्फ 2.3 इंटू 10 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। और इससे ज़्यादा अगर विंड फ्लो कर रही है इससे ज़्यादा स्पीड से, तो कैसे वो टिकेगी मून के एटमॉस्फेयर में? मून के पास उस वजह से एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई भी गैस नहीं है, वो सब कुछ इतनी स्पीड से जा रहा होता है कि वो निकल जाता है, मून अपने आप में ग्रेविटी से उसे कैचअप नहीं कर पाता। और अर्थ के ऊपर इतनी ज़्यादा स्पीड है, 11.2 किलोमीटर है। इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे ना तो 11,11200 यानी कि 11,200 जितना आंसर आएगा, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड है, इतनी जोर से विंड नहीं घूमती रहती है। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा हमारी एस्केप स्पीड और हमारे पास एटमॉस्फेयर क्यों है, वो सारी चीज़ें। ओके, चलो तो इसके साथ हम लोग इस सेकंड टॉपिक को भी ख़त्म कर रहे, थियोरी भी को भी ख़त्म करते। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से याद रखें, इन दोनों को, ये जनरल इक्वेशन है, ये एच हाइट के साथ प्रॉपर इक्वेशन है।
इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, बट आपको यहाँ से इसमें जाने में बहुत दिक्कत होगी। जी की इक्वेशन याद रखनी होगी, जो वैल्यू रखोगे तब ये आएगा, तब भी ये नहीं आएगा, तब भी सिर्फ यही डिराइव होगा, ये आई एच नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए इसको अच्छे से याद रखना है। ओके, अब मैं इसको मैं फ़ोटो को भी आज वीडियो के साथ ही, लिंक के साथ या फिर थंबनेल के साथ ही भेज दूंगा, आप देख लेना। एंड जो बीच में प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।